देवराज चौहान और उदयवीर राणा के बीच कई पल खामोशी से गुजरे। अब बताओ। देवराज चौहान कश लेकर कुर्सी पर बैठता हुआ कह उठा। उदयवीर राणा का मन ही मन बुरा हाल हो रहा था। वो इस बात को जानने के लिए मरा जा रहा था कि भाई को कौन सी गोली लगी है, असली या नकली। रिवॉल्वर टेबल पर ही पड़े थे। चैम्बर खोलकर गोलियों को देख सकता था, लेकिन फायर करके ये नहीं देख सकता था कि जिस रिवॉल्वर से देवराज चौहान ने गोली चलाई उसमें असली गोलियां थी या नकली। क्योंकि देवराज चौहान सामने मौजूद था, इस वक्त उसे किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। जबरन चेहरे पर मीठी मुस्कान समेटे उदयवीर राणा ने सिर हिलाकर उसे देखा। जोगी के बारे में बात कर रहे हो? वो कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। हाँ, देवराज चौहान ने कश लिया। उस सोने के ट्रक के बारे में बताओ जिसे। इससे पहले तुम्हें मोहनलाल जोगी के बारे में जानना होगा। जो भी बताना है बताते जाओ। देवराज चौहान के चेहरे पर अभी भी कठोरता के बहाव थे। क्षणिक खामोशी के पश्चात उदयवीर राणा गंभीर स्वर में बोला। मोहनलाल जोगी वास्तव में बहुत खतरनाक इंसान है। ये बात मानने में मुझे छोटापन का एहसास नहीं होगा कि जोगी मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अक्ल के मामले में जैसे उसके पास एक नहीं 10 दिमाग हैं। आंखें भी जैसे 10 ही हैं उसके पास। अपने आसपास उसने ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि किसी का भी हाथ उसकी गर्दन पर नहीं पहुंच सकता। देवराज चौहान की निगाह उदयवीर राणा पर जा टिकी। वो किस वक्त कहाँ होगा नहीं कहा जा सकता। कब कहाँ पहुंच जाए नहीं मालूम। उसकी खास आदत है कि अक्सर रूप चेहरा बदलकर अपने आदमी में पहुंचकर उनके जैसा बन जाता है और उसे कोई पहचान नहीं पाता कि वही मोहनलाल जोगी है। इस तरह वो पहचानता रहता है कि कौन उसका वफादार है और कौन उसकी जड़ें काटने की कोशिश में है। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। खूब। बहुत हिम्मत वाला और चालाक है जोगी। हाँ, तभी तो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहा। उदयवीर राणा के होंठ भिज गए। आगे बोलो। उसके पास कितने आदमी हैं इस बात का अंदाजा मैं कभी लगा नहीं पाया। उसके आदमी एक जगह नहीं होते। मोहनलाल जोगी ने अपने आदमियों को शहर के हर हिस्से में फैला रखा है। कोई होटल चलाता है, कोई चाय की दुकान चलाता है, किसी ने गैराज खोल रखा है तो कईयों ने ऑफिस खोल रखे हैं। ऐसे न जाने कितने धंधे हैं मोहनलाल जोगी के और कोई नहीं जानता कि ये सब मोहनलाल जोगी का है। उसके सारे आदमी परले दर्जे के खतरनाक हैं। जोगी के जब भी किसी काम की जरूरत पड़ती है उसका एक फोन ही काफी होता है। फिर उसके आदेश के मुताबिक सब कुछ हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वो आदमी कहाँ से आए और कहाँ गए, लेकिन सिर्फ वही जानते हैं कि जोगी ने ये सब करवाया है जिन्हें जोगी बताना चाहता है। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। बहुत समझदारी से अपने धंधे चलाता है मोहनलाल जोगी। उदयवीर राणा ने होंठ भींच लिए। फिर कह उठा। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें हर वक्त इस बात का ध्यान रहे कि तुम ऐसे खतरनाक आदमी का सोने का ट्रक लूटने जा रहे हो और कामयाब भी होना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी पर ही मेरी हार जीत निर्भर करती है। देवराज चौहान ने कश लिया। मोहनलाल जोगी की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। वैसे भी तुमने जो काम करना है उसकी बाबत तुम्हारा जोगी से कोई वास्ता नहीं पड़ेगा। तुम्हारा वास्ता सिर्फ उसके आदमियों से पड़ेगा जो कि यकीनन बेहद खतरनाक होंगे। वैसे तो तुम भी कम खतरनाक नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हर कदम पर सावधान रहना होगा। मुझे पाठ मत पढ़ाओ। देवराज चौहान का स्वर सख्त हुआ। सिर्फ काम की बात करो। अब सोने के ट्रक के बारे में बताओ कि वो कब कहां से निकलेगा। उदयवीर राणा दांत पीस उठा। देवराज चौहान ने उसके चेहरे के भाव देखे। इस बारे में थोड़ी सी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। देवराज चौहान की आंखें सिकड़ी। क्या मतलब? मोहनलाल जोगी का सोने से भरा ट्रक आज से 8 दिन बाद शुक्रवार को
रात का अंधेरा होने पर इस शहर में प्रवेश करेगा। उदयवीर राणा ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन सोने से भरा ट्रक शहर के किस हिस्से से गुजरेगा, किस वक्त गुजरेगा और उसकी मंजिल क्या है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जान पाया। लेकिन ये सब तुम आसानी से जान सकते हो। तुम या तुम्हारे आदमी क्यों नहीं जान सकते? इसलिए कि जोगी मुझे जानता है। मेरे सब आदमियों को उसका कोई ना कोई आदमी जानता है। जो भी खबर पाने की कोशिश करेगा पहचान लिया जाएगा और उसकी लाश ही कहीं पड़ी मिलेगी। और मैं ये सब इसलिए जान सकता हूं कि मोहनलाल जोगी के आदमी मुझे नहीं जानते। उदयवीर राणा ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, यही बात है। तुम्हें जोगी के आदमियों में घुसकर सोने से भरे ट्रक के बारे में पूरी जानकारी पानी होगी। देवराज चांद के होंठों पर कड़वी मुस्कान उभरी। और तुम्हारे ख्याल से ये मामूली काम है? उदयवीर राणा ने देवराज चांद की आंखों में झांका। वैसे मामूली काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए, देवराज चांद के लिए मामूली काम है। मुझे हवा में उड़ाने की कोशिश मत करो, बात सीधी सीधी करो। देवराज चांद ने कड़वे स्वर में कहा। तुमने मेरे दुश्मन को मेरे हवाले किया है। तयशुदा बात के मुताबिक मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा, लेकिन एक बात पर आकर बात अटकती है। क्या? अगर मैं सोने के ट्रक के बारे में कुछ ना जान पाया तो? उदयवीर राणा ने बेचैनी से पहलू बदला। जवाब दो। तुम कोशिश तो करोगे? हाँ, कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी। तो फिर मुझे यकीन है कि तुम कामयाब हो जाओगे। मैं तुम्हें तस्वीर का हर रुख समझा देना चाहता था, ताकि बाद में तुम मेरी तरफ उंगली ना उठाओ। उदयवीर राणा होंठों पर जीभ फेर कर रह गया। सोने के ट्रक के बारे में खबर कहां से हासिल की जा सकती है? देवराज चांद ने पूछा। मैं तुम्हें जोगी के उन ठिकानों के बारे में बता देता हूं जिनकी जानकारी मुझे है। कहने के साथ ही उदयवीर राणा शहर में जगह जगह पर मौजूद जोगी के ठिकानों के बारे में बताने लगा, जहां जोगी के खतरनाक आदमी अक्सर मौजूद रहते थे। उन ठिकानों के बारे में समझाने में उदयवीर को करीब आधा घंटा लगा। मोहनलाल जोगी के खास आदमी? हाँ, कुछ जोगी के खास आदमी हैं। उनके नाम तुम्हें बता देता हूं, ताकि कभी वो लोग सामने आए तो तुम उनके बारे में अनजान ना रहो। रत्तीलाल, विनोद चोपड़ा और केसरी लाल, ये तीनों ही दरिंदे हैं और जोगी का ताम झाम संभालते हैं। इनकी किसी बात पर विश्वास करना खुद को मौत के हवाले करना है। इनसे बात करना भी खतरनाक माना जाता है। जोगी को यही संभालते हैं। ये फील्ड में तभी आते हैं जब कोई बड़ा मामला सबके वश से बाहर होने लगे। ये तीनों मिलते कहाँ हैं? जोगी की तरह इनका भी कोई पक्का ठिकाना नहीं है, कहीं भी मिल सकते हैं। देवराज चांद ने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। सोने के ट्रक के बारे में सारी जानकारी तुम्हें अकेले ही हासिल करनी होगी। इस मामले में मैं या मेरे आदमी तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। कहते हुए उदयवीर राणा के दांत भिज गए। लेकिन सोने के उस ट्रक के बारे में जानने के बाद मेरा हर आदमी तुम्हारे इशारे पर चलेगा। तुम्हें जितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी तुम्हारे कदमों में हाजिर होंगे। तुम मेरे लिए ऐसी कार का इंतजाम कर दो जिसे तुम्हारे आदमियों ने कभी इस्तेमाल ना किया हो, जिसे देखकर जोगी के आदमी ये ना सोच सकें कि उस कार से तुम्हारा कोई वास्ता है। समझ गया। कहने के साथ ही उदयवीर राणा उठा और टेबल पर पड़ी रिवॉल्वरें उठाकर कुर्सी पर लटके कोट की जेब में डाली। फिर कोट उठाता हुआ बोला, 1-2 घंटे में कार यहां पहुंच जाएगी। तभी कर्ण सिंह और लाला ने भीतर प्रवेश किया। उदयवीर राणा की बेचैन नजरें उन दोनों के चेहरे पर गई, लेकिन दोनों के चेहरे भावहीन रहे। उदयवीर राणा का दिल जोरों से धड़का। वो पूछ भी नहीं सकता था कि भाई को जो गोली लगी वो असली थी या नकली।
वो जिंदा है या मर गया? लाश ठिकाने लगाए? उदयवीर राणा ने किसी तरह खुद पर काबू पाकर पूछा। जी, ऐसी जगह ठिकाने लगाई है कि किसी को नहीं मिलेगी। कोई जान भी नहीं पाएगा कि सतवीर सिंह का नामो निशान मिट चुका है। कर्ण सिंह ने लापरवाही से कहा। वेरी गुड। फिर उदयवीर राणा देवराज चौहान से इजाजत लेकर कर्ण सिंह और लाला के साथ बाहर निकल गया। कार स्टार्ट होने की आवाज आई, फिर कार दूर होती चली गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, उसके बाद उठा और फर्श पर बिखरे खून के पास पहुंचा और एकटक उसे देखने लगा। फिर नीचे झुका और उंगली खून को लगाई। वो खून ही था। समझ नहीं आ रहा कि गड़बड़ कहाँ है। होंठ सिकोड़ कर देवराज चौहान बड़बड़ा उठा। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने सड़क के किनारे कार रोकी और इंजन बंद करके बाहर निकल आया। शाम के 6 बज रहे थे। सड़कों पर वाहनों का आना जाना बढ़ गया था। सामने ही रेस्टोरेंट नजर आ रहा था, जिसके बारे में उदयवीर राणा ने उसे बताया था कि वो रेस्टोरेंट जोगी के आदमियों का है। दिखावे के तौर पर इसका मालिक मस्तान सिंह नाम का खतरनाक इंसान है और पुलिस भी जानती थी कि रेस्टोरेंट मोहनलाल जोगी की सरपरस्ती में चल रहा है। जोगी के हुक्म पर मस्तान सिंह अपने आदमियों के साथ बाहर निकलता था और जोगी का कहा काम निपटाकर वापस आ जाता था। देवराज चौहान ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। रेस्टोरेंट साफ सुथरा था। वर्दी पहने वेटर नजर आए, जिनमें से 2 सामान सर्व करने में लगे हुए थे और अन्य 2 उस वक्त दूसरे कामों में व्यस्त थे। देवराज चौहान ने एक टेबल संभाली ही थी कि वेटर करीब पहुंचा। पानी का गिलास टेबल पर रखा और मुस्कुराकर बोला, एनी सर्विस सर? कॉफी, वेज सैंडविच। वेटर चला गया। देवराज चौहान ने रेस्टोरेंट में नजर मारी। 15 के करीब लोग अलग अलग टेबलों पर मौजूद खाने पीने और बातों में व्यस्त थे। देवराज चौहान जानता था कि शाम गहरी होने के साथ साथ अन्य रेस्टोरेंट्स की तरह यहां भी भीड़ बढ़ती चली जाएगी। रेस्टोरेंट के स्टाफ के तौर पर वही 4 वेटर और कैश काउंटर पर बैठा एक व्यक्ति नजर आया, जो कि अखबार पढ़ने में व्यस्त था। उस काउंटर के पीछे किचन का दरवाजा था। वेटर वहीं से आ जा रहे थे। तभी रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। 45 बरस की उम्र होगी उसकी। चेहरे पर मूंछें और फ्रेंच कट दाढ़ी थी। आंखों पर चश्मा। आखिरकार झल्लाकर उसने देवराज चौहान पर से नजरें हटाई और सामने खोल रखी अखबार पर नजरें टिका दी। दूसरे ही पल उसकी आंखें सिकुड़ी। पढ़ चुके पन्नों को उसने वापस पलटा और दूसरे ही पल उसकी निगाहें अखबार के नीचे वाले हिस्से पर जा टिकी, जहां देवराज चौहान की तस्वीर छपी थी। ये तस्वीर उस वीडियो कैमरे से निकाली गई थी जो होटल के स्ट्रांग रूम में फिट था, और डकैती के दौरान उसने देवराज चौहान के चेहरे को कैद कर लिया था। तस्वीर के नीचे मोटा मोटा लिखा था कि इस आदमी ने होटल में 70 लाख की डकैती की है। इसके बारे में सूचना देने वाले या पकड़ाने वाले को 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। उसके नीचे पुलिस कमिश्नर और इंस्पेक्टर सूरज सिंह के ऑफिस का फोन नंबर और पता दिया हुआ था। यह सब पढ़कर वो आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने फौरन नजरें उठाकर देवराज चौहान को देखा, जो कॉफी पीने में व्यस्त था। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि 2 लाख रुपए के इनाम वाला इंसान उसके सामने बैठा है। उसने फौरन रिसीवर उठाया और बटन दबाकर मस्तान सिंह से बात की। उस्ताद, क्या है? बकवास करता है। गीता की कसम सच बोलता है। ध्यान से देख, वो अखबार में छपी तस्वीर वाला आदमी ही है। मस्तान सिंह की आवाज सतर्क थी। वही है, एकदम पक्का उस्ताद। मैं आता हूं। वो निकले तो उसे रोकना। पुलिस को फोन कर दूं? किस वास्ते? 2 लाख के वास्ते। उल्लू का पट्टा है तू। उल्लू का पट्टा। अगला दृश्य। मस्तान सिंह नीचे आकर कैश काउंटर पर पहुंचा और वहां मौजूद आदमी के पास पड़े स्टूल पर बैठा और सिगरेट सुलगाने लगा।
मस्तान सिंह 45 बरस के का 5.5 फुट का व्यक्ति था। गठा हुआ जिस्म, उसके शरीर को देखकर ही ताकत का एहसास हो जाता था। गले पर चाकू का पुराना निशान था। शरीर पर सादी पैंट कमीज थी। सिर के छोटे छोटे बाल जैसे उसे और कठोर बना रहे थे। मस्तान सिंह ने कश लिया। कहाँ है मुर्गा? जवाब में कैश काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने अखबार में छपी तस्वीर आगे कर दी। मस्तान सिंह ने तस्वीर को देखा, चेहरे को पहचाना, फिर रेस्टोरेंट के हॉल में नजरें दौड़ाने लगा। कुछ ही पलों में उसकी नजरें देवराज चांद पर जा टिकी। उस्ताद, उसकी चाय खत्म होने जा रही है। एक बात समझ नहीं आ रही। मस्तान सिंह होंठ सिकोड़ कर बोला। क्या? अखबार में तस्वीर छपी है। पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा है। इस पर भी ये खुल्लम खुल्ला घूम रहा है, जबकि इसे तो अंधेरी गली में छिप जाना चाहिए था। क्यों छिप जाना चाहिए था उस्ताद? क्योंकि ये कभी भी मुसीबत में फंस सकता है। मुसीबत में तो ये फंस ही चुका है। पुलिस को कब फोन करोगे? क्यों? मस्तान सिंह की निगाह देवराज चाहन पर ही थी। 2 लाख का इनाम नहीं लेना क्या? अगर तेरे में अकल होती तो यहां ना बैठा होता, मस्तान सिंह बन चुका होता। क्या मतलब? मस्तान सिंह ने कड़वी निगाहों से उसे देखा। उल्लू के पट्टे, 2 लाख तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। कम से कम इतना तो मिले कि 10 दिन चले, और 10 दिन चलने जितना माल पुलिस नहीं, ये देगा। ये क्यों देगा? अगर इसे पुलिस के हाथों नहीं पड़ना तो जरूर देगा। तुम भूल रहे हो कि 70 लाख की डकैती की है इसने। अभी तो सारा माल मत्ता सलामत रखा होगा। उसमें से 20-25 या फिर 15 में देखते हैं कितने में सौदा करता है। कहने के साथ ही मस्तान सिंह ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर हाथ फेरा और कह उठा। वैसे तो सब ठीक रहेगा, फिर भी अपने आदमियों को सतर्क कर दो। मैं इससे बात करता हूं। अगर बंदा समझदार हुआ तो मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में चलने को अवश्य तैयार हो जाएगा। ध्यान से उस्ताद, बंदा खतरनाक भी हो सकता है। मस्तान सिंह ने कुछ नहीं कहा। वो उठा और देवराज चौहान की तरफ बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने निगाहें उठाकर टेबल के पास आ खड़े हुए मस्तान सिंह को देखा। नजरें मिलते ही मस्तान सिंह मुस्कुराया और मीठे स्वर में बोला, गुड इवनिंग। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूं, मस्तान सिंह। देवराज चौहान मनी मन सतर्क हो उठा। वो मस्तान सिंह के लिए ही यहाँ आया था, और मस्तान सिंह का इस तरह उसके पास आ पहुंचना। देवराज चौहान समझ गया कि कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर है। देवराज चौहान की भावहीन निगाहें मस्तान सिंह पर टिकी रही। बैठ जाऊं? मस्तान सिंह पुनः मुस्कुराया। देवराज चौहान के सिर हिलाने पर मस्तान सिंह कुर्सी पर बैठ गया। बगल की टेबल पर फ्रेंच कट वाला छड़ी वाला व्यक्ति सतर्क हो उठा। उसका पूरा ध्यान और कान देवराज चौहान और मस्तान सिंह पर थे। नाम जान सकता हूं जनाब का? सुरेंद्र पाल। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। अच्छा है। मस्तान सिंह ने उंगलियों से टेबल थपथपाई। वैसे आदमी कमाल के हो। क्या? देवराज चौहान के होंठों से अजीब सा स्वर निकला। बिना किसी खास मेहनत के 70 लाख का हाथ मार लिया और पूछते हो क्या? देवराज चौहान चौंका, आंखें सिकुड़ी। देखते क्या हो? मैंने गलत कहा हो तो कहो। तुम्हें कैसे मालूम? देवराज चौहान सामान्य नजर आने लगा। मस्तान सिंह को मालूम हो ही जाता है। मस्तान सिंह हंसा। मोहनलाल जोगी ने बताया होगा। मस्तान सिंह के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। जोगी साहब को कैसे जानते हो? उसके होंठों से निकला। जैसे तुम मुझे जानते हो। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। ये जगह जो मोहनलाल जोगी की है और तुम उसकी फौज के सिपाही हो। हाँ, बहुत कुछ जानते हो।
ये कोई ऐसी बात नहीं जो छिपने वाली हो। जो भी हो, मैं तुमसे जो बात कर रहा हूँ अपने तौर पर कर रहा हूँ। जोगी साहब ऐसी मामूली डकैतियों की तरफ ध्यान नहीं देते। 70 लाख उनके लिए छोटी सी रकम है, लेकिन मेरे लिए नहीं। देवराज चांद मुस्कुराया। पुलिस को तुम्हारी तलाश है और तुम पर 2 लाख का इनाम रखा गया है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम पुलिस के हाथ लग जाओ और 70 लाख का मजा न उठा सको। खैर खा हो मेरे, देवराज चांद ने व्यंग से कहा। ऐसा ही समझो। आगे बोलो। मैं चाहता हूं तुम 50 लाख का मजा लो। और बाकी का 20 लाख? देवराज चांद होंठ सिकोड़कर कड़वे स्वर में कह उठा। उनका मजा मैं लूंगा। इससे यह फायदा होगा कि हम दोनों खुश। तुम पुलिस के फेर में भी नहीं पड़ोगे और मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें पुलिस के हवाले करने की। मस्तान सिंह का सर सख्त हो गया। मुझे पुलिस के हवाले करने की तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि तब तक मैं तुम्हें शूट कर चुका हूंगा। भूल में हो। आसपास देख लो। मेरे आदमी तुम्हें भून कर रख देंगे अगर तुमने कुछ किया तो। देवराज चांद की नजरें घूमी। 4 खतरनाक आदमी अलग अलग खड़े नजर आए। चेहरों से खूंखार खतरनाक लग रहे थे। उनकी निगाहें उस पर ही थी। देवराज चांद की नजरें पुनः मस्तान सिंह पर जा टिकी। मेरे पास एक कमरा है रेस्टोरेंट के ऊपर। ठोका पीटी के तरह तरह के काम मैं वहीं करता हूँ। अब तुम्हारा भला इसी में है कि मेरे साथ वहीं चलो। वहीं बताना कि तुमने माल कहाँ रखा है, ताकि हम दोनों वहां जाएं और तुम उस माल में से 20 मेरे हवाले करो। देवराज चौहान मुस्कुराया। सिगरेट सुलगाई। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? मस्तान सिंह की आंखें सिकुड़ी। सख्ती से दांत भिज गए। बस, बहुत हो गया। मस्तान सिंह के होठों से धीमी गुर्राहट निकली। जो मैंने कहा है सीधी तरह मान, नहीं तो मैं अपने आदमी को इशारा करने जा रहा हूं। कोई नहीं जानता कि वो लोग मेरे हैं, इसलिए बात मेरे सिर पर नहीं आएगी। वो तुम्हें बाहर ले जाकर गोली मार देंगे। देवराज चांद पुनः मुस्कुराया। तुम 20 लाख के लिए हाय तौबा कर रहे हो और मैं सोच रहा हूं कि पूरे के पूरे 70 दे दूं तुम्हें। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। समझदारी से काम लो। तुम 70 के मालिक बन सकते हो। होंठ भींचे मस्तान सिंह ने देवराज चांद को घूरा। साफ साफ बोलो। साफ तो बोला है। डकैती के पूरे 70 लाख लेना चाहते हो? मस्तान सिंह की आंखों में कहर के भाव उभरे। तेरी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं और ना ही होने के चांस है। फिर तो 70 लाख। सिर्फ एक सवाल के जवाब में 70 लाख तेरे सामने होगा। कैसा सवाल? मोहनलाल जोगी के बारे में पूछना है। मस्तान सिंह की आंखें सिकड़ी। जोगी साहब के बारे में पूछना है क्या? अंदर का एक सवाल। अगर जवाब ना मालूम हो तो मालूम करके बता देना। तू जोगी का आदमी है। तेरे लिए जोगी की किसी खास बात को मालूम करना कठिन नहीं होगा। मस्तान सिंह के दांत भिज गए। हरामजादे, तू दौलत का लालच देकर जोगी साहब से गद्दारी करने को कह रहा है। मस्तान सिंह को बोलता है कि जोगी साहब की पीठ में छुरा भोंक दूं। मेरे ठिकाने पर बैठकर ऐसा बोलता है। तेरी ये हिम्मत। मस्तान सिंह दरिंदा लगने लगा था। अब तो यहां से जिंदा बाहर नहीं जा सकता। 1 घंटे बाद ही तेरी लाश किसी सड़क के किनारे पड़ी होगी और लोगों की भीड़ वहां लगी होगी। कहने के साथ ही मस्तान सिंह ने दांत भींचकर जेब में हाथ डाला रिवॉल्वर निकालने के लिए। इससे पहले कि देवराज चौहान कोई हरकत कर पाता, बगल के टेबल पर बैठे छड़ी वाले ने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे दूसरे हाथ में पकड़ी। अखबार में छिपाते हुए कठोर आवाज में कहा, अपना हाथ रोक लो मस्तान सिंह। आवाज इतनी ऊंची थी कि उन तक पहुंच गई।
मस्तान सिंह का हाथ रुका। उसने चौंक कर छड़ी वाले की तरफ देखा। देवराज चौहान ने भी उसे देखा। छड़ी वाले ने जरा सी अखबार हटाकर मस्तान सिंह को रिवॉल्वर दिखाई। इसका रुख तुम्हारी तरफ है, छड़ी वाले ने पहले जैसे स्वर में कहा। अगर तुमने रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की या तुम्हारे आदमियों ने कोई हरकत की, तुम गए। मस्तान सिंह के दांत भिज गए। उसने फौरन देवराज चौहान को देखा। तो चेले चपाटे लेकर पूरी तैयारी के साथ आया है, मस्तान सिंह दांत भींचकर बोला। देवराज चौहान खुद नहीं समझ पा रहा था कि वो व्यक्ति कौन है जो खामखा जबरदस्ती उसकी सहायता करने पर आमादा है। हाथ टेबल पर वापस रख लो। मस्तान सिंह ने हाथ वापस टेबल पर रखा। छड़ी वाले ने फुर्ती से अखबार को तय करके जेब में डाला और रिवॉल्वर वाला हाथ कोट की दूसरी जेब में डाला और छड़ी थाम कर खड़ा हुआ। देवराज चौहान और मस्तान सिंह की निगाह उस पर ही थी। छड़ी वाला टेबल के पास पहुंचा और चश्मे के पीछे छिपी आंखों से मस्तान सिंह को देखा। उठो, तुम हमें बाहर तक छोड़कर आओगे, उसने सख्त स्वर में कहा। तुम, मस्तान सिंह ने दांत भींचकर कुछ कहना चाहा। मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी फालतू का शब्द नहीं सुनना चाहता। इस बात का तो तुम्हें पूरी तरह एहसास होगा कि रिवॉल्वर का के साथ मेरा हाथ कोट की जेब में है और नाल का रुख तुम्हारी तरफ। तुम अगला सांस भी नहीं ले पाओगे और गोली तुम्हारी जान ले लेगी। उठो। मस्तान सिंह उठा। देवराज चौहान भी उठा। तुम दोनों आगे चलो, छड़ी वाला बोला। मैं एक कदम पीछे रहूंगा। मस्तान सिंह के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने छड़ी वाले की बात मानी और देवराज चौहान के साथ बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। छड़ी वाला उसके पीछे था। मस्तान सिंह बाहर निकलकर ठिठकने लगा कि छड़ी वाला सख्त स्वर में बोला, सामने सड़क के किनारे 2 कारें खड़ी हैं, वहां तक चलो। मस्तान सिंह इनकार करने की हालत में नहीं था। वो कार तक पहुंचे। अब तुम वापस जाओ, छड़ी वाले ने शब्दों को चबाकर कहा। धीमे धीमे जाओगे, भाग कर जाने की कोशिश मत करना कि भीतर मौजूद आदमियों को फौरन सतर्क कर सको, समझे? मस्तान सिंह ने होंठ भींचकर कहा। मस्तान सिंह होंठ भींचकर रह गया। जाओ, छड़ी वाला गुर्राया। मस्तान सिंह सामान्य चाल से रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। छड़ी वाले ने देवराज चौहान की तरफ देखा। देवराज चौहान जैसा समझदार इंसान इतनी बड़ी बेवकूफी करेगा, मुझे आशा नहीं थी, छड़ी वाले ने मुंह बनाकर कहा। मैं समझा नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर उलझन भरी भरी हुई थी। अखबार में तुम्हारी तस्वीर छपी है, 2 लाख रुपए का नकद इनाम है और तुम खुलेआम इस तरह घूम रहे हो जैसे हर तरफ तुम्हारे बाप का राज हो। कहने के साथ ही उसने जेब से तय किया हुआ अखबार निकाला और देवराज चौहान के हाथ में थमा दिया। घूमने फिरने की आदत है तो कम से कम चेहरे पर मेकअप कर लो। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? देवराज चौहान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। ज्यादा सवालों में मत पड़ो। छड़ी वाले ने सिर घुमाकर रेस्टोरेंट के दरवाजे के तक पहुंच रहे मस्तान सिंह को देखा। मस्तान सिंह अभी अपने आदमियों के साथ पलटेगा। तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम बेवकूफों की तरह वक्त बर्बाद कर रहे हो। कहने के साथ ही वो पलटा और तेज तेज कदमों से पीछे खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान चाहकर भी उसे रोक न सका। उसने रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ नजर मारी। मस्तान सिंह रेस्टोरेंट में प्रवेश कर रहा था। ज्यादा वक्त नहीं था, यहां से फिलहाल निकल चलना ही ठीक था। देवराज चौहान फौरन अपनी कार में बैठा और स्टार्ट करते हुए बैक मिरर में देखा। छड़ी वाला पीछे खड़ी कार को आगे बढ़ा चुका था। देखते ही देखते वो कार सड़क के बीच जा रहे ढेरों वाहनों का एक हिस्सा बन गई। देवराज चौहान ने भी कार आगे बढ़ा दी। इसके साथ ही उसने छड़ी वाले की कार को तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन सैकड़ों कारों में वो कार कहीं नहीं नजर आई। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने चाय का घूंट लिया और निगाहें पुनः अखबार पर टिका दी। इस वक्त वो उसी मकान में बैठा था जो कि उदयवीर राणा ने रहने के लिए दिया था। वहां से सीधा वो यहीं पर आया था। इस वक्त शाम के 8 बज रहे थे।
अखबार में अपनी तस्वीर और 2 लाख रुपए का इनाम देखकर उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। होटल में हुई डकैती और हत्याएं पूरी तरह उसके सिर थोप दी गई थी। देवराज चौहान का उलझा दिमाग कई तरफ सोच रहा था। वो छड़ी वाला कौन था जिसने ठीक मौके पर उसकी सहायता की? यकीनन वो उसके पीछे था। उसका नाम भी जानता था। मतलब कि वो उस पर निगाह रख रहा था। शायद अब भी रख रहा हो। कौन है वो? क्या चाहता है उससे? देवराज चौहान को एकाएक महसूस होने लगा कि यह मामला जितना गहरा नजर आता है उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। इस मामले में बहुत कुछ है जो उसकी समझ से बाहर था। देवराज चौहान को लगा जैसे वो बहुत लोगों की नजर में है और उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा। लाख सोचने पर भी देवराज चौहान हालातों को नहीं समझ पाया। इतना तो वो समझ ही चुका था कि जिन लोगों में वो घिरा है उन लोगों को वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो लोग बहुत चालाक थे। छड़ी वाला जिस तरह आया और चला गया, उसकी हरकत पर देवराज चौहान को बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था। आखिरकार देवराज चौहान इस नतीजे पर पहुंचा कि उसके पास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो पर्दे पर्दे के पीछे रहकर सारे हालातों को जान सके, और ये काम जगमोहन आसानी से कर सकता था। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने एसटीडी बूथ से फोन करके जगमोहन से बात की। कहाँ से बोल रहे हो? उसकी आवाज सुनते ही जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने बताया। लेकिन तुम्हें तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। किसी मामले में फंस गया हूं, तुम यहां आ जाओ। क्या हुआ? आने पर मालूम हो जाएगा। ठीक है, पता बोलो, कहाँ मिलूं तुमसे? देवराज चौहान ने पता बताकर कहा। अभी चल पड़ो। चल रहा हूं। दिन का उजाला फैलते ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अगला दृश्य। रात के ठीक 11 बजे देवराज चौहान ने एक दारू खाने में प्रवेश किया। लाइसेंस शुदा इस दारू खाने में इस वक्त खासी भीड़ थी। वातावरण में शराब और सिगरेट की स्मेल तबीयत से फैली थी। वहां पर उभरने वाला शोर मच्छी बाजार से भी बुरा लग रहा था। उदयवीर राणा के मुताबिक यह भी मोहनलाल जोगी का ही ठिकाना था। देवराज चौहान इस बात के प्रति निश्चिंत था कि मस्तान सिंह की तरह अब उसे कोई नहीं पहचान सकेगा। कम से कम आसानी से तो नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि उसके चेहरे पर खिचड़ी नुमा दाढ़ी मूंछ थी। आधे सफेद बाल थे तो आधे काले। वास्तव में उसे बतौर देवराज चौहान पहचान पाना आसान नहीं था। देवराज चौहान ठिठक कर वहां के माहौल को समझने की कोशिश करने लगा। यहाँ का मालिक असलम खान था। दारू पीने वाले और सर्व करने वाले हर कोई व्यस्त नजर आ रहे थे। देवराज चौहान उनके बीच गुजरता आगे बढ़ा तो आखिरी वाले हॉल में खुल्लम खुल्ला जुआ चल रहा था। जाहिर था कि पुलिस को वक्त पर हफ्ता पहुंचाया जा रहा था। देवराज चौहान ने शराब की बोतल ले जाते एक छोकरे को रोका। सुनो। क्या है? छोकरा मुंह फाड़कर बोला तो उसके मुंह से भी शराब की स्मेल आई। असलम खान कहाँ है? यहाँ रोज होता है। रोज कहाँ होता है? तेरे को नहीं मालूम? नहीं। तो तेरे को मालूम करने की कोई जरूरत नहीं। छोकरा आगे बढ़ने को हुआ। देवराज चांद ने उसकी बांह पकड़ी। बाजू छोड़। छोकरे ने उसे खा जाने वाली निगाहों से देखा। मगज मारने का टेम नहीं है। नाराज क्यों होता है गुरु? देवराज चांद ने दूसरे हाथ से 100 का नोट निकाला और उसकी जेब में ठूंस दिया। छोकरे ने होंठ सिकोड़कर गर्दन हिलाई। ये तो 10 का था। 100 का था। देवराज चांद मुस्कुराया। ठीक है बाप। खान साहब छोकरी के साथ मैनेजर वाले कमरे में घुसे पड़े हैं। मैनेजर वाला कमरा कहाँ है? ढूंढ ले बाप, 2 फुट जगह है, मिल जाएगा। कहने के साथ ही छोकरा आगे बढ़ गया। अगला दृश्य। देवराज चांद को मैनेजर का कमरा आसानी से मिल गया। वो एक कोने में सबसे अलग थलग था। यहाँ पर शोर भी ना के बराबर था। दरवाजे पर मैनेजर की प्लेट लगी थी और दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था। देवराज चाहन ने दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो भीतर से बंद था। देवराज चाहन ने आसपास देखा, फिर दरवाजा खटखटाया।
दूसरी और फिर तीसरी बार खटखटाने पर दरवाजा खुला। थोड़ा सा और 55 बरस का खतरनाक दिखने वाला चेहरा नजर आया। क्या है? उसने उखड़े स्वर में पूछा। भीतर आकर बताऊंगा। दफा हो जाओ शराबी, तुम रास्ता भूल गए हो। शराब खाना दूसरी तरफ है। देवराज चौहान मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, जोगी साहब ने भेजा है मुझे। अब उस चेहरे पर चौंकने के भाव नजर आए। जोगी साहब ने? उसने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? अगली बार ये शब्द नहीं कहोगे, क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात है। वैसे नाम तो तुम्हारा असलम खान ही है ना? देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। हाँ। असलम खान ने दरवाजा और खोल दिया। भीतर आ जाओ। देवराज चौहान अंदर आया तो असलम खान ने दरवाजा बंद कर दिया। देवराज चौहान ने देखा कि असलम खान एक तरफ मौजूद बेड की चादर लपेटे हुए और बेड पर मौजूद युवती बैठी हुई उसे देख रही थी। उसके बदन पर कुछ भी नहीं था। योगी साहब को जो कहना था फोन पर भी कह सकते थे, असलम खान बोला। ठीक कहते हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। लेकिन हर बात फोन पर नहीं हो सकती। कहो। देवराज चौहान ने बेड पर मौजूद युवती की तरफ देखा। असलम खान ने युवती को देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, तुम अपने कपड़े उठाकर बाहर निकलो। दरवाजे के बाहर ही पहन लेना। कुछ देर बाद तुमसे मिलता हूं। युवती बिना कुछ कहे उठी। नंगेपन की परवाह न करते हुए उसने अपने कपड़े उठाए और देवराज चौहान पर निगाह मारी, जैसे कह रही हो बड़े बेमौके पर आए। उसके बाद बाहर निकल गई। देवराज चौहान ने कश लेकर असलम खान से कहा, बैठो। कहते हुए देवराज चौहान ने एक तरफ मौजूद टेबल की तरफ इशारा किया। कपड़े पहन। कोई जरूरत नहीं, बात में वक्त ज्यादा नहीं लगेगा। असलम खान ने सिर हिलाया और आगे बढ़कर टेबल के पीछे पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान मुस्कुराया, आगे बढ़ा, असलम खान के पास पहुंचा। सिगरेट एस्ट्रे में मसली और जेब में मौजूद खाली रिवॉल्वर निकालकर उसके सिर से लगा दी। असलम खान हक्का बक्का रह गया। ये क्या कर रहे हो? मुझे मोहनलाल जोगी ने नहीं भेजा। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर दांत भींचकर कहा। ओह, कौन हो तुम? मेरी बात छोड़ो। अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो जो मैं पूछूं वो बताते रहो। क्या पूछना चाहते हो? 7-8 दिन बाद मोहनलाल जोगी ट्रक भरकर सोना मंगवा रहा है। देवराज चौहान ने उसके सिर पर लगी रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ाया। मैं सिर्फ वो ये जानना चाहता हूं कि वो ट्रक कब शहर में प्रवेश करेगा, किस रास्ते से प्रवेश करेगा और किन किन रास्तों से गुजरकर जोगी के कौन कौन से ठिकानों पर पहुंचेगा। जान बचाने के लिए तुम्हें इस छोटे से सवाल का जवाब देना होगा। असलम खान की आंखें सिकुड़ी। पुलिस वाले हो? नहीं। कौन हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। देवराज चौहान के दांत भिज गए। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है असलम खान। मेरा रिवॉल्वर किसी भी वक्त तुम्हें खत्म कर सकता है। असलम खान के दांत भिज गए। कुर्सी पर बैठे ही बैठे उसने पांव बढ़ाकर टेबल के नीचे लगा बटन पांव के अंगूठे से दबा दिया। इसके साथ ही वो निश्चित नजर आने लगा। ये असलम खान की जगह है, तुम यहां मनमानी नहीं कर सकते। असलम खान ने शांत स्वर में कहा, योगी साहब के रास्ते में आने की कोशिश मत करो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वक्त तुम्हारे हाथ में है। जैसे आए हो वैसे ही यहां से निकल जाओ, वरना तुम भूल रहे हो कि रिवॉल्वर मेरे हाथ में है। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असलम खान हंसा, क्योंकि तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम मेरे आदमियों के निशाने पर हो। एक बारगी तो मैं बच सकता हूं, लेकिन तुम किसी कीमत पर नहीं। देवराज चौहान की निगाहें फौरन घूमी। दरवाजा खुला हुआ था और वहां दो व्यक्ति रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान को घूर रहे थे। देवराज चौहान नहीं समझ पाया कि दोनों अचानक कैसे टपक पड़े।
देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वे भाव भर आए। तुमने ठीक कहा कि तुम तो बच सकते हो, लेकिन मैं नहीं। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। तुम्हें गोली मार दूं तो तुम्हारे आदमी मुझे मार देंगे। अगर छोड़ दूं तो तब भी मुझे मार दिया जाएगा। मेरी बात समझे असलम खान? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। असलम खान जैसे समझाने वाले ढंग में कह उठा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रिवॉल्वर जेब में डालो और यहां से निकल जाओ। असलम खान, अगर तुम जैसों का भरोसा करने लगूं तो आने वाले दिन देखना मुझे नसीब ना हो। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। मेरे ख्याल में तुम मुझसे ज्यादा खतरे में हो। एकाएक वहां मौत का सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता था। बातों की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। इतना वक्त नहीं था कि उसे बातों में खराब किया जा सके। दरवाजे पर खड़े असलम खान के दोनों आदमी देवराज चौहान पर गोली चलाने में हिचक रहे थे, क्योंकि उनकी चलाई गोली असलम खान को भी लग सकती थी। कोई और रास्ता न पाकर असलम खान ने हिम्मत से काम लिया और बिना हिले अपना हाथ नीचे की तरफ किया और कुर्सी के नीचे बुरे वक्त के लिए फंसा रखे रिवॉल्वर को सावधानी से अपने कब्जे में किया और उसे ठीक तरह से हथेली में जमा लिया। अब सिर्फ ट्रिगर दबाने की बारी थी। देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि मामला टेढ़ा हो चुका है। अगर कुछ हुआ तो वो किसी कीमत पर नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसकी रिवॉल्वर खाली थी। ठीक इसी पल असलम खान का बायां हाथ तेजी से हरकत में आया। रिवॉल्वर उसी हाथ में दबी थी। उसने फुर्ती से रिवॉल्वर का रुख बगल में मौजूद देवराज चौहान की तरफ किया, लेकिन देवराज चौहान ने उसकी हरकत को देखकर बला की तेजी से अपना हाथ बढ़ाया और असलम खान की कलाई पकड़कर दूसरी तरफ घुमा दी। तभी ट्रिगर दबाते हुए असलम खान ने नाल का रुख देवराज चौहान की तरफ किया, परंतु अपनी कोशिशों में वह पूरी तरह कामयाब हो पाता उसी पल गोली निकली और खुद उसी की छाती में धंसती चली गई। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा। वो चीख भी न सका और शांत पड़ गया। आंखें मौत के बाद भी खुली हुई थी। रिवॉल्वर हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। ये देखकर असलम खान के दोनों आदमी हक्के बक्के रह गए। अगले ही पल जैसे उन्हें होश आया, एक साथ दोनों ने देवराज चौहान का निशाना लेने की कोशिश की। दो फायर हुए और उन दोनों की टांगों में गोलियां जा धसी। वो चीख कर नीचे जा गिरे। उनके हाथों से रिवॉल्वर निकलकर दूर जा गिरी। जिसने उनकी टांगों पर गोलियां चलाई थी उसे देखकर देवराज चौहान चौंका। वो दरवाजे पर खड़ा था, वही फ्रेंच कट वाला, छड़ी वाला। उसके एक हाथ में रिवॉल्वर थी और दूसरे में छड़ी। कई पलों तक अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान उसे देखता रह गया। खाली रिवॉल्वर लेकर दुश्मनों में घुस जाना समझदारी नहीं है, छड़ी वाले ने तीखे स्वर में कहा। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरी निगाहों में तो तुम परले दर्जे के बेवकूफ हो। पर बस ही देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। निकलो, उसने छड़ी हिलाकर कहा। और लोग आ गए तो मैं भी मुसीबत में पड़ूंगा। देवराज चौहान का इरादा भी वहां रुकने का नहीं था। हाथ में दबी रिवॉल्वर को जेब में डाला और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। छड़ी वाले के साथ ही बाहर तक आया। अगला दृश्य। तो तुम मेरे पीछे लगे हुए हो? बाहर निकलने के पश्चात देवराज चौहान ने कहा। भगवान जाने, उसने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान ने उसकी बाह पकड़कर खड़ा किया और कठोर स्वर में बोला। कौन हो तुम? मेरे बारे में पूछना छोड़ दो कि मैं कौन हूं। इतना याद रखो कि एक ही दिन में 2 बार मैंने तुम्हारी जान बचाई है। ये तो तुम कहते हो, देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। लेकिन मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि दोनों बार तुम फैसला होने से पहले ही बीच में आ गए। नेकी कर और कुएं में डाल। वो मुस्कुराया। क्या चाहते हो मुझसे? कुछ नहीं। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कम से कम तुम्हारा बुरा करने के लिए तो नहीं। देवराज चौहान कई पलों तक उसे घूरता रहा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और भी आदमी हैं। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। कैसे कह सकते हो? क्योंकि तुम अकेले मुझ पर नजर नहीं रख सकते। ठीक समझे। छड़ी वाले ने सिर हिलाया। वैसे तुम्हारा मेकअप बढ़िया है, कोई तुम्हें पहचान नहीं सकता।
देवराज चौहान की आवाज कठोर हो गई। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, और यह भी जानना चाहता हूँ कि किस लालच की खातिर मेरे पीछे हो। कोई लालच नहीं, समझो तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। वो मुस्कुराया। इस तरह तुम बात को टाल नहीं सकते। मैं इतनी देर कहीं रुकना मेरी आदत नहीं है देवराज चौहान। छड़ी वाला बात खत्म करने वाले स्वर में कह उठा। चलता हूं। तुम तुम नहीं जा सकते, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मुझे रोकने की बेवकूफी मत कर बैठना। उसके स्वर में चेतावनी थी। मेरे आदमियों की नजरें हम पर ही हैं। तुम्हारी हरकत देखकर वो यहां आ पहुंचे तो फिर तुम क्या करोगे? देवराज चौहान कठोर निगाहों से उसे देखता रहा। छड़ी वाला बिना कुछ कहे पलटा और कुछ दूर खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, निगाहें उस पर ही टिकी रही। अगला दृश्य। जगमोहन सुबह 8 बजे पहुंचा। देवराज चौहान तब सोया उठकर चाय बना रहा था। जगमोहन के लिए भी चाय तैयार हो गई। दोनों चाय के प्याले थामे आमने सामने बैठ गए। रात भर के सफर के कारण जगमोहन के चेहरे पर थकान और आंखों में नींद भरी पड़ी थी। ये किसकी जगह है? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरी बातें सुनने के बाद मालूम हो जाएगा, और भी कई बातें जान जाओगे। और भी? जगमोहन के होंठ सिकुड़े। मामला लंबा है। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। उसके बाद देवराज चौहान ने जगमोहन को वहां तक बात बताई जहां उसने धर्मवीर राणा यानी कि सतबीर सिंह को गोली मारी थी। यह कहकर वो रुका। जगमोहन की नजरें देवराज चौहान पर टिकी थी। रुक क्यों गए? जगमोहन के होंठों से निकला। यहां पर कुछ गड़बड़ है। देवराज चौहान का सर तीखा हो गया। क्या मतलब? उदयवीर राणा और उसके आदमी उसे पकड़कर लाए थे जो मेरी जान के पीछे पड़ा था, यानी कि सतबीर सिंह को। और उसे गोली मारने के बाद जब उसकी लाश को चेक किया तो मेरा हाथ उसकी जेब में मौजूद रिवॉल्वर पर जा लगा। देवराज चौहान ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। उदयवीर जैसा आदमी किसी को पकड़े और उसकी तलाशी ना ले, ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। ठीक कहते हो। एक बात और है जो सुइयां चुभो रही है। क्या? सतबीर सिंह जानता था कि वो मरने जा रहा है। अपनी मौत को सामने पाकर भी उसने रिवॉल्वर निकालकर खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि इंसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर हद को पार कर जाता है। देवराज चौहान ने चाय का आखिरी घूंट भरा और प्याला रख दिया। जगमोहन के होंठों से कुछ नहीं निकला। चेहरे पर सोच लिए वो चाय में व्यस्त रहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम सतबीर सिंह की मौत के बारे में, उसके बारे में क्या सोचते हो? जगमोहन ने पूछा। इन बातों के अलावा अभी कुछ सोच नहीं पाया। यूं समझो कि सोचने का वक्त नहीं मिला। लेकिन सतबीर सिंह की मौत में, या फिर कहीं और, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मालूम हो जाएगा कि क्या गड़बड़ है। अभी नहीं। देवराज चौहान ने कश लिया। आगे के मामले में कुछ ज्यादा ही उलझ चुका हूं। मेरे ख्याल से पहले उसे निपटाना जरूरी है। आगे का मामला? हाँ, मोहनलाल जोगी का जो सोने का ट्रक आने वाला है, उसकी बात कर रहा हूं। ट्रक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। उदयवीर राणा ने जोगी के खास ठिकानों और खास आदमियों के बारे में बताया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लग रही, बल्कि एक अजीब सी दिक्कत सामने आ गई है। कैसी दिक्कत? फ्रेंच कट दाढ़ी वाला, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में छड़ी। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा। वो 2 बार खामखा मेरे मामले में तब आया जब एक तरह से मैं फंसने जा रहा था। उसने दोनों बार मुझे बचाया। वो कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन वो हर पल मुझ पर निगाह रख रहा है। उसके आदमी मेरी हरकतों को नोट कर रहे हैं और ठीक मौके पर वो बीच में आ जाता है। वैसे जब भी आया मेरे को बचाया ही है उसने। जगमोहन देखता रहा देवराज चौहान को।
कहने को तो वह कहता है कि वो साफ मन से मेरी सहायता कर रहा है, लेकिन आज के वक्त में कोई बिना किसी मतलब के किसी की सहायता नहीं करता, अपने को खतरे में नहीं डालता। मुझे वो आदमी हद से ज्यादा खतरनाक लगता है। वक्त आने पर जोगी से ज्यादा वो मेरे लिए खतरा बन सकता है। वक्त आने पर मेरे लिए वो जोगी से अधिक खतरा बन सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है, वो जानता है कि मैं सोने से भरा ट्रक लूटने के फेर में हूँ। शायद यही वजह है कि वो कदम कदम पर मेरी सहायता करते हुए उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब मैं सोने का ट्रक जोगी के कब्जे से निकालूंगा तो वो उस ट्रक को छीन सके। अभी तक तो उसकी यही मंशा सामने आती है। मेरे से उसका कोई और मतलब नहीं निकलता। जगमोहन ने पहलू बदला। सब हालातों को देखते हुए तो यही सोचा जा सकता है, जगमोहन ने धीमे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने कश लिया। कई पलों तक उनके बीच सोच भरी चुप्पी रही। वो छड़ी वाला, उसके आदमी मुझ पर निगाह रख रहे हैं। मैं पूरी तरह से उनकी नजरों के घेरे में हूं। हो सकता है उन्होंने तुम्हें मेरे पास आते देख लिया हो नहीं सकता, बल्कि वो तुम्हें देख चुके होंगे। मालूम नहीं तुम्हारे यहां से निकलने के पश्चात वो तुम पर नजर रखते हैं या अनदेखा कर देते हैं। यहां से निकलने के बाद तुम्हें उन लोगों को पहचानना है जो मुझ पर निगाह रखे हैं। छड़ी वाले का हुलिया तुम्हें बता ही चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। उसके बारे में और भी जानकारी पा सको तो पाओ और मुझे खबर करो। मामूली काम है, हो जाएगा, लेकिन तुम्हें खबर कैसे करूंगा? जगमोहन बोला। इसका इंतजाम मैं अभी कर देता हूं। कहने के साथ ही देवराज चांद उठा और एक तरफ मौजूद फोन की तरफ बढ़ गया। उसने उदयवीर राणा को फोन किया। हेलो उदयवीर, मैं बोल रहा हूं, देवराज चौहान ने कहा। मुझे 2 मोबाइल फोन चाहिए। मिल जाएंगे। कहो, कहां पहुंचा दूं? ठीक उसी जगह पर जहां सतबीर सिंह को छूट शूट किया था। ठीक है, लाला के हाथ भेज देता हूं। दूसरा फोन किसके लिए मंगवा रहे हो? कोई और है क्या? लाला कितनी देर में यहां आ जाएगा? देवराज चांद ने उसकी बात पर ध्यान न देकर पूछा। आधे घंटे में। रात को असलम खान को तुमने मारा? क्या मतलब? जिसने असलम खान को मारा उसका हुलिया सुनने को मिला। वो हुलिया तुम्हारा लगता है, सिवाय चेहरे पर दाढ़ी मूंछों के। मेरे ख्याल में वो तुम। देवराज चौहान ने रिसीवर वापस रखा और आगे बढ़कर दरवाजा बंद किया। जगमोहन की नजरें देवराज चौहान पर ही थी। इस सारे मामले की बातें, खास तौर से अहम अहम बातें, एक बार फिर तुम्हें बता देता हूं। पास पहुंचते हुए देवराज चौहान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अगला दृश्य। आधे घंटे बाद बाहर वाहन रुकने की आवाज आई और फिर दरवाजा थपथपाया गया। देवराज चौहान उठा और दरवाजे के पास पहुंचकर सिटकिनी हटाई और थोड़ा सा दरवाजा खोला। बाहर लाला खड़ा था। दोनों की निगाहें मिली। लाला ने अंदर आना चाहा, लेकिन उसके दबाने पर भी देवराज चौहान ने दरवाजा नहीं खुलने दिया। लाला ने प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखा। कौन? देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखते हुए लाला ने हाथ में थाम रखा लिफाफा आगे किया तो देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर उसे थामा। भीतर नहीं आने दोगे? लाला के होंठ हिले। जरूरत नहीं है, देवराज चौहान ने होंठ भींचकर कहा। लाला सिर हिलाकर पलटने को हुआ कि देवराज चौहान बोला, यहां से सीधा वापस जाना। इधर उधर छिपकर मुंह मारने की कोशिश मत करना। मुझे क्या पड़ी है? एकाएक लाला मुस्कुराया और कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान दरवाजा बंद करके जगमोहन के पास पहुंचा। लाला के दिए लिफाफे को खोला और 2 मोबाइल फोन निकाले। उन पर उनके नंबरों की चिट लगी हुई थी। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान ने उन चिट्स की अदला बदली की और एक फोन जगमोहन की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, तुम्हारे मोबाइल का नंबर मेरे पास है और मेरे मोबाइल का नंबर तुम्हारे पास। जगमोहन ने मोबाइल थामा, साथ में नंबर वाले कागज को भी और जेब में डाल लिया। अब इस बात का फैसला तुम्हें करना है कि तुमने काम को कैसे अंजाम देना है, देवराज चौहान ने कहा।
जगमोहन ने एक क्षणिक चुप्पी के बाद कहा, तुमने बताया था कि दोनों बार छड़ी वाला तब सामने आया जब तुम जोगी के आदमी के ठिकाने पर फंसे। इसलिए मैं तभी हरकत में आऊंगा जब तुम जोगी के आदमियों के ठिकाने पर हरकत में आओगे। हर बार की तरह छड़ी वाला इस बार भी तुम्हारे सामने आएगा। उसके सामने आने पर ही मेरा काम शुरू होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तो फिर आज दोपहर को ही तुम छड़ी वाले से अवश्य मिल लोगे। देवराज चौहान की आवाज में विश्वास था। तुम्हारे पास कितनी रिवॉल्वर है? दो। कहने के साथ ही जगमोहन ने एक रिवॉल्वर जेब से निकाली और दूसरी जूतों में फंसी निकाली। देवराज चौहान ने एक रिवॉल्वर ली, चैम्बर चेक किया और जेब में डाल ली। तुम जाओ, सावधान रहना। जवाब में जगमोहन के चेहरे पर दृढ़ता भरी मुस्कान उभरी। अगला दृश्य। धर्मवीर राणा ने दांत भींचकर उदयवीर राणा को देखा। कल के उस हादसे के बाद दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसके फौरन बाद ही धर्मवीर राणा को खास काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया था और वापस आते ही उसने उदयवीर को बुलाया। खूब। धर्मवीर राणा के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। बहुत अच्छी योजना बनाई थी तुमने, मान गया तुम्हें। तुम्हारे भरोसे। मैं माफी चाहता हूं भाई, उदयवीर राणा ने अफसोस भरे स्वर में कहा। उल्लू के पट्टे, धर्मवीर राणा ने दांत भींचकर कहा। अगर देवराज चौहान के हाथ में दबी असली रिवॉल्वर से गोली चल जाती तो तेरी माफी को मैं चाटता क्या? उदयवीर सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कह उठा। देखा जाए तो गलती मेरी भी नहीं है भाई। मैंने तो यही सोचा था कि देवराज चौहान मुझसे रिवॉल्वर मांगेगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह मेरे कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल लेगा। वरना मैंने तो बाईं जेब में नकली गोलियों वाली रिवॉल्वर और दाईं जेब में असली गोली वाली रिवॉल्वर डाल रखी थी, ताकि उसके मांगने पर उसे नकली गोलियों वाली रिवॉल्वर दे सकूं। लेकिन शट अप। लेकिन लेकिन लगा रखी है। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से तुमने मेरी मौत का असली खेल खेला। उस वक्त जो गड़बड़ हुई थी उसको ठीक करना तुम्हारा काम था। बेशक तुम देवराज चौहान के हाथों से रिवॉल्वर क्यों न छीन लेते। तुम्हारे एक इशारे पर कर्ण सिंह और लाला उसे शूट कर सकते थे। लेकिन तुम अपनी योजना को इस हद तक कामयाब बनाने में लगे थे कि मेरी मौत का खेल देखने में मुझे तुम्हें कोई परहेज ना हुआ। उदयवीर राणा ने झल्लाकर कहा। देवराज चौहान के हाथों में रिवॉल्वर पहुंचते ही मेरे हाथों से बाजी निकल गई थी। तब कुछ किया जाता तो कुछ भी हो सकता था। अच्छा हुआ जो उस वक्त मैंने कुछ नहीं किया। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा हमने चाहा था। अब तो शट अप, धर्मवीर राणा ने कठोर स्वर में कहा। ये खेल मुझे पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा कोई भी खेल पसंद नहीं आता जो मेरी जान के दम पर खेला जाए। अब बीती बातों में उंगली मत मार भाई, आगे की सोच। उदयवीर राणा समझाने वाले भाव में कह उठा। हमारी योजना के मुताबिक देवराज चौहान लाइन पर लग चुका है। वो इस बात को जानने की कोशिश में लग चुका है कि सोने से भरा ट्रक कब और किस रास्ते से आने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज चौहान कामयाब होकर रहेगा। धर्मवीर राणा ने सिर हिलाया। सोने से भरा ट्रक बहुत जल्द हमारा होगा। सोचो, उससे हम कितने हथियार खरीद सकते हैं। इतने खरीद सकते हैं कि उन्हें इस्तेमाल करने के लिए पूरे आदमी भी हमें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन जो भी हो, हम मोहनलाल जोगी को पूरी तरह उखाड़ कर रख देंगे। उसके बाद दोनों भाई घुट घुट कर बातें करने लगे, योजनाएं बनाने लगे। अगला दृश्य। उस इलाके का वो रेस्टोरेंट अपने खाने के लिए मशहूर था। लंच और डिनर के वक्त आमतौर पर वहां बैठने को भी जगह नहीं मिलती थी। अपनी बारी आने का लोगों को इंतजार करना पड़ता था। कोई नहीं जानता था कि वो रेस्टोरेंट मोहनलाल जोगी का ठिकाना था। दिखावे के तौर पर वहां का मालिक दीदार सिंह था। देवराज चौहान ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया, जो कि ठसाठस भरा पड़ा था। बैठने की जगह कहीं भी नहीं थी। कई लोग वहां इस इंतजार में खड़े थे कि जगह मिले तो बैठे। देवराज चौहान ने चेहरे पर लगा रखी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कैश काउंटर की तरफ बढ़ गया। कैश काउंटर पर तीन आदमी बैठे व्यस्तता से बिल बिल बनाने में व्यस्त थे। पास खड़े वेटर बिल लेने के लिए खड़े थे। पास पहुंचते ही देवराज चौहान लापरवाही से बोला, अपने दीदार सिंह ने तो भाई बहुत तरक्की कर ली।
पल भर के लिए कैश काउंटर पर बैठे तीनों व्यक्ति और पास खड़े वेटरों ने उसे देखा। उसके बाद पुनः अपने काम में व्यस्त हो गए। दिदार सिंह का खास दोस्त हूं मैं, देवराज चांद पुनः बोला। कई साल पहले विदेश चला गया था। फोन पर तो उससे अक्सर बात होती रहती है। वो है या बाहर गया है? ऑफिस में है मालिक, एक ने व्यस्त सा से कहा। किस तरफ है ऑफिस? उधर। उसने जिस तरफ इशारा किया था देवराज चांद उस तरफ बढ़ गया। रेस्टोरेंट में हर कोई व्यस्त नजर आ रहा था। किसी को किसी की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। एक तरफ रेस्टोरेंट का किचन था जहां वेटरों की भागदौड़ जानवरों की तरह हो रही थी। रेस्टोरेंट के भीतरी रास्तों में आगे बढ़ता देवराज चाहन उस बंद दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठका, जिसके बाहर स्टूल पर वर्दी पहने चपरासी बैठा था। दिदार सिंह अंदर है? देवराज चौहान ने डंडा मारने वाले अंदाज में कहा। जी हाँ, चपरासी फौरन खड़ा होता हुआ बोला। देवराज चौहान ने भीतर जाने के लिए दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। चपरासी ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी। आप भीतर नहीं जा सकते। अरे भाई, मैं दिदार सिंह का खास यार हूं। तुम? मैं कुछ नहीं जानता। साहब ने पक्का मना किया है कि कोई भीतर ना आए, उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। ऐसे में कोई भीतर गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप बाद में आ जाइए। पक्की बात कह रहे हो? पक्की कच्ची मैं नहीं जानता। मैं तो साहब के ऑर्डर पर चल रहा हूं, चपरासी बोला। देवराज चौहान समझ गया कि चपरासी उसे भीतर नहीं जाने देगा। दीदार फुर्सत में कब आएगा? साहब खुद ही बाहर आएंगे। दीदार भीतर अकेला है? जी हाँ। अगले ही पल देवराज चौहान के दोनों हाथ फुर्ती से आगे बढ़े। एक हाथ चपरासी के मुंह पर टिका और दूसरा उसकी कनपट्टी पर पड़ा। चपरासी जरा सा तड़पा और बेहोश होकर नीचे गिरने को हुआ कि देवराज चौहान ने उसे संभाल कर स्टूल पर बिठाया और दीवार से टेक लगा दी। अब देखने को ऐसा लग रहा था जैसे चपरासी बैठे बैठे सो गया हो। देवराज चौहान ने दाएं बाएं देखा, फिर दरवाजा खोलकर भीतर चला गया और दरवाजा बंद करके उसने कमरे में नजरें दौड़ा दी। वो कमरा खूबसूरत ऑफिस के रूप में था और 50 वर्षीय लंबा चौड़ा सेहतमंद दीदार सिंह टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठा था। दोनों टांगे टेबल पर रखी हुई थी। वो पूरी तरह आराम के मूड में था और आराम कर रहा था। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज पर उसकी आंखें खुली। किसी को भीतर आया देखकर फौरन दोनों टांगे नीचे की और सीधा होकर बैठ गया। उसके हाव भाव में सतर्कता आ गई। आंखों में कठोरता स्पष्ट नजर आने लगी। भीतर कैसे आए तुम? देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारा चपरासी नहीं आने दे रहा था, लेकिन उसे बेहोश करने में खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। दीदार सिंह के होंठ भिज गए। कौन हो तुम? मेरा नाम जानना चाहते हो या मेरी हकीकत? देवराज चौहान 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। दोनों ही बातें बता दो। कोई फायदा नहीं होगा। देवराज चौहान पुनः आगे बढ़ा और टेबल के पास पहुंच गया। क्यों? दीदार सिंह ने शब्दों को चबाकर कहा। क्योंकि मैं जो बात तुमसे करने आया हूं उसमें नाम पते की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। दीदार सिंह की आंखें और होंठ एक साथ सिकुड़े। बात बोलो। बोलता हूं, लेकिन ये जान लो कि कल असलम खान से भी मैंने ही बात की थी। लेकिन ये जान लो कि कल असलम खान से भी मैंने यही बात बोली थी। देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। लेकिन वो बात को ठीक तरह से समझ नहीं पाया था। दीदार सिंह चौंक कर खड़ा हो गया। तो असलम खान को तुमने मारा? मैंने नहीं मारा, बल्कि अपनी बेवकूफी से अपनी जान से हाथ धो बैठा। दीदार सिंह की आंखों में वहशी चमक उभरी। मतलब कि वो बेवकूफ था? दीदार सिंह शब्दों को चबाकर कह उठा। हाँ, पर मेरे ख्याल में तुम अक्लमंद हो। देवराज चौहान वहशी हो रही उसकी आंखों में देख रहा था। बहुत जल्दी मेरी अक्लमंदी का अंदाजा लगा लिया। उसके शब्दों पर न ध्यान देकर देवराज चौहान बोला। तुम असलम खान की तरह मोहनलाल जोगी के आदमी हो और मैं जोगी से वास्ता रखती मामूली सी बात जानना चाहता हूं। मुंह खोलने के बदले में तुम्हें मोटी तगड़ी रकम मिलेगी। मोटी तगड़ी रकम? दीदार सिंह ने देवराज चौहान को घूरते हुए सिर हिलाया। यही बात तुमने असलम से कही थी?
हाँ, और उसने तुम्हारी बात नहीं मानी, इसलिए तुमने उसकी जान ले ली। कुछ भी कह लो। खैर, दीदार सिंह ने सिर हिलाया। ये तो बताओ, तुम जानना क्या चाहते हो? कुछ दिन बाद जोगी का सोने से भरा ट्रक इस शहर में आ रहा है। देवराज चांद ने उसकी आंखों में झांका। मैं उस ट्रक के आने का सही वक्त, सही दिन और उसका रास्ता जानना चाहता हूँ। मालूम हो तो बता दो, तगड़ी रकम ले लो। नहीं मालूम तो शाम तक मालूम कर सकते हो। दीदार सिंह के चेहरे पर कड़वे भाव फैले, फिर जहरीली हंसी हंस पड़ा। देवराज चौहान सतर्क हो उठा। तुमने कैसे सोच लिया कि जोगी साहब से मैं गद्दारी करूंगा? तुम्हें दौलत मिलेगी, इसलिए तुम मेरी बात मानोगे? गलत कोशिश में हो। जोगी साहब के आदमी गद्दारी का ढोल नहीं बजाते। असलम खान तुम पर काबू नहीं पा सका होगा, लेकिन तुम मेरे काबू से बाहर नहीं जा सकते। मुझ तक पहुंच तो गए हो, लेकिन यहां से बाहर नहीं जा सकोगे। तुमने यहीं तक जीना था। कहने के साथ ही दीदार सिंह के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। नाल का रुख देवराज चौहान की तरफ था। ठीक उसी पल बिजली किसी फुर्ती के साथ देवराज चौहान ने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाया और वेग के साथ उसकी कलाई पर मारा, जो कि ठीक निशाने पर लगा। दीदार सिंह के हाथ से रिवॉल्वर छूट गई। दर्द से कराहते हुए उसने देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। दोनों जोरों से टकराए और नीचे गिरते हुए गुत्थम गुत्था हो गए। मिनट भर तो नीचे लेटे लेटे ही एक दूसरे पर वार करते रहे। फिर एकाएक ही दीदार सिंह ने देवराज चौहान को टांगों पर रखकर जोरों से उछाल दिया। देवराज चौहान 3 कदम दूर पीठ के बल जा गिरा। उसके गिरते ही दीदार सिंह उछलकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि देवराज चौहान संभलता, दीदार सिंह ने जेब से चाकू निकाला, उसे खोला और चेहरे पर दरिंदगी के भाव लिए नीचे पड़े देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान के पास उठने का वक्त नहीं था और कोई रास्ता न पाकर वो फुर्ती के साथ करवट लेता चला गया। दीदार सिंह चाकू सहित फर्श पर आ टकराया। अगले ही पल गुर्राहट के साथ संभला और लेटे ही लेटे देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। चाकू वाला हाथ का निशाना देवराज चौहान की छाती थी। इससे पहले कि चाकू छाती में धंसता, देवराज चौहान ने उसकी कलाई थाम ली। दीदार सिंह उसकी बगल में आ गिरा। दोनों अपनी ताकत की आजमाइश करने लगे। दीदार सिंह हर हाल में चाकू से उसकी छाती खोल देना चाहता था और देवराज चौहान किसी भी हालत में दीदार सिंह को कामयाब नहीं होने देना चाहता था। देवराज चौहान को दीदार सिंह के ताकतवर होने का एहसास हो चुका था। दोनों के चेहरे लाल सुर्ख हो रहे थे, आंखें शोले बरसा रही थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। दीदार सिंह दांत किटकिटाकर गुर्रा उठा। सोने के ट्रक के बारे में बता कि वो। तभी दीदार सिंह ने अपने चाकू वाले हाथ को झटका दिया। चाकू थोड़ा सा और नीचे को हुआ और उसकी नोक देवराज चौहान की छाती को कभी कभार छूने लगी। देवराज चौहान की आंखों में छाई दरिंदगी के साए गहरे होने लगे और मौत चमक उठी। उसके ऊपर झुके दीदार सिंह का चेहरा सुर्खी से भरा वहशी हुआ पड़ा था। उसके सिर पर खून सवार था। देवराज चौहान ने दांत भींचकर अपने ऊपर पड़े दीदार सिंह को पूरी शक्ति के साथ झटका दिया तो वो उछलकर सिर के पार होता हुआ तेज आवाज के साथ फर्श पर जा गिरा और चोटों दर्द की परवाह न करते हुए फौरन खड़ा हो गया। चेहरे पर छाए मौत के भाव और गहरे हो चुके थे। चाकू हाथ में दबा था। उसे उछालने के बाद देवराज चौहान भी तुरंत खड़ा हुआ तो जोरों से चौंका। छड़ी वाला कब भीतर आया, इस बात का एहसास ही नहीं हो पाया। भीतर आकर उसने दरवाजे का पल्ला बंद कर लिया और पल्ले से टेक लगाए ही इनकी लड़ाई देख रहा था। देवराज चौहान को देखते पाकर छड़ी वाला मुस्कुराकर कह उठा, लगे रहो, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो तीसरी बार भी तुम्हें बचा लूंगा। देवराज चौहान की मौत से भरी निगाह दीदार सिंह पर थी। झगड़ा मत करो दीदार सिंह, देवराज चौहान कह उठा। मेरी बात मान जाओ और। साले, गला फाड़कर चीखते हुए दीदार सिंह ने चाकू सहित उस पर छलांग लगा दी। इससे पहले कि दीदार सिंह देवराज चौहान इससे पहले कि दीदार सिंह देवराज चौहान से टकराता, उसके हवा में होते ही चाकू वाली कलाई पर जोरदार घूंसा मारा।
तीव्र झटके के साथ चाकू उसके हाथ से निकल गया और बैलेंस बिगड़ने के कारण दीदार सिंह नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वो उठता, देवराज चांद का जूता उसकी गर्दन पर जा टिका। दबाव बढ़ने के कारण दीदार सिंह को अपनी सांसें रुकती सी महसूस हुई। उसके दोनों हाथ जूते पर आ टिके और पूरी ताकत लगाकर उसे अपने गले से हटाना चाहा, लेकिन हटने की अपेक्षा जूते का दबाव बढ़ गया। देवराज चांद के चेहरे पर जहान भर की खुंखारता सिमटी पड़ी थी। दीदार सिंह को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जूते को थामे वो तड़पा। दम घुटने के कारण उसकी आंखें कुछ फैल सी गई थी। चेहरा और भी सुर्ख हो उठा। बोल, देवराज चांद दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। मेरी बात का जवाब देता है? दीदार सिंह जोरों से तड़पा, खुद को आजाद कराने की भरपूर चेष्टा की। देवराज चांद की आंखों में खून उतर आया। मेरे सवाल का जवाब न देने पर भी तू जिंदा रहता, अगर तूने मेरी जान लेने की कोशिश न की होती। कहने के साथ ही देवराज चांद ने अपने जूते को खास अंदाज में झटका दिया। कड़ाक, गर्दन की हड्डी टूटने की मध्यम सी आवाज उभरी। आखिरी झटका लगा दीदार सिंह के शरीर को, फिर वो शांत पड़ता चला गया। देवराज चांद ने उसकी ढीली हो चुकी गर्दन से पांव हटाया। जहां जूता रखा था, गर्दन का वो हिस्सा सुर्ख था, पिचका सा नजर आ रहा था। आंखें फटकर पूरी तरह फैल चुकी थी। देवराज चांद ने उस पर से नजरें हटाई और अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पाने की चेष्टा की। वेरी गुड, छड़ी वाले ने मुस्कुराकर कहा। जैसा सुना था वैसा ही पाया। मैं तो सोच रहा था कि मुकाबला अभी लंबा चलेगा, लेकिन बहुत जल्दी निपटा दिया तुमने इसे। देवराज चांद ने उसे देखा। अभी भी वो सुर्ख चेहरे पर काबू पाने की कोशिश में था। निकल चलो यहां से, इसके आदमी आ गए तो झंझट पैदा हो जाएगा। देवराज चांद सुर्ख आंखों से उसे घूरता रहा। तुम जिस तरह मेरे पीछे पड़े हो वो ठीक नहीं है, देवराज चांद ने सख्त स्वर में कहा। तुम्हारी गर्दन भी इसी तरह कभी मेरे हाथ में आ सकती है। छड़ी वाला मुस्कुराया। मैं दीदार सिंह नहीं हूं। मैं नाम की नहीं, गर्दन की बात कर रहा हूं, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा, जो कि तुम्हारे पास भी है। छड़ी वाले का हाथ अपनी गर्दन पर गया। मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं, तुम्हें मेरी गर्दन का भला सोचना चाहिए, छड़ी वाले ने पहले जैसे स्वर में कहा। ये बातें बाद में, यहां से चलो। कहने के साथ ही छड़ी वाले ने पलटकर दरवाजा खोला और बाहर निकलता चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, दीदार सिंह के मृत चेहरे को देखा, फिर खुले दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। वहां से बाहर निकला, छड़ी वाला कहीं भी नजर नहीं आया, लेकिन देवराज चांद को मनी मन तसल्ली थी कि जगमोहन आसपास ही कहीं होगा और अब तक तो शायद छड़ी वाले के पीछे भी लग चुका होगा।